जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे, बहुत शानदार होंगे। और दोस्त, आप सबको पता होना चाहिए आज स्पोर्ट्स की हमारी आखिरी क्लास होगी, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हमने बीच में टॉपिक्स के साथ साथ में कवर की हैं। और यही एक उम्मीद के साथ में कि आप अब तक अच्छा रिवीजन करते आए होंगे। अंतिम रिवीजन आप बहुत अच्छे से करके जाएंगे। अभी आपकी परीक्षा में समय है, लेकिन आपको उसी जुनून के साथ पढ़ते रहना है जिस जुनून के साथ में आपने शुरू किया था। ओके। अमित कुमार, रामानंद कुमार, सरवीर, मनी, अंतिमा यादव, मुस्कान, अभिन्या वर्मा, सुमित सिंह, मुस्कान, अंकित उपाध्याय, संतोष कुमार, विजय फौजदार, सारे साथियों का स्वागत है, एकदम दिल से स्वागत है। तो दोस्त, हम अवार्ड्स को जिनको पढ़ रहे थे उनको आज कंटिन्यू करते हैं। कहाँ पहुँच चुके थे हम? जेसीबी अवार्ड पर। देखो, इसका फुल फॉर्म मत सर्च करने लगना जेसीबी का, उसका नाम ही जेसीबी है। जेसीबी अवार्ड साथी ये साहित्य में दिए जाते हैं। कहाँ पर? साहित्य में। इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी और इसको भारत का सबसे मूल्यवान पुरस्कार कहते हैं। मूल्यवान का मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी, 25 लाख। जरा सोचिए, मैंने ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी राशि आपको बताई थी। तो आप कहेंगे भैया ज्ञानपीठ पुरस्कार में आपने बताई थी हमको कि वहां पर आपका 11 लाख रुपए राशि दी जाती है। कितना? 11 लाख। लेकिन सबसे बड़ा पुरस्कार कभी भी पूछेगा तो सबसे बड़ा पुरस्कार हमको हमेशा ज्ञानपीठ ही बोलना। लेकिन सबसे ज्यादा मूल्य का कौन सा है जिसमें प्राइज मनी सबसे ज्यादा है? तो प्राइज मनी क्या बोलेंगे? वो भैया जेसीबी की। 2018 में जास्मीन डेज के लिए मिला था ये आपका, ठीक है। किसको? बेनियामिन को। 2022 में खालिद नावेद को। और 2024 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उपमन्यु चटर्जी। लोरेंजो सर्चेज फॉर द मीनिंग ऑफ द लाइफ। फॉर द मीनिंग ऑफ द लाइफ के लिए किसको मिला है? आपका उपमन्यु चटर्जी को। तो 2024 का बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी आपसे बाद में बात करेंगे, ठीक है, कक्षा के बाद में। अभी ध्यान से पढ़ेंगे। बाकी आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी बात होगी, उन सबको दूर कर देंगे। ओके। ऑस्कर अवार्ड आपने कभी सुना है? मैं आपसे पूछूं, ऑस्कर अवार्ड किस आपका फील्ड में दिए जाते हैं, किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, जरा सोचिए। या मैं आपसे पूछूं, भारत को कितनी बार, भारतीयों को कितनी बार ऑस्कर मिल चुका है? दो प्रश्न है मेरे। तो आप कहोगे भैया हमने अक्सर सुना है फिल्म क्षेत्र में, यानी कि फिल्म उद्योग के क्षेत्र में इनको दिया जाता है। और इनकी शुरुआत हुई थी 1929 से। इसका है फिल्म जगत का, यानी कि फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है। यह पुरस्कार हॉलीवुड के कोडेक थिएटर में दिया जाता है। देखो, कोडेक थिएटर तो एक जगह है, यानी कि वहां पर हॉलीवुड की एक्टिंग शुरुआत में शुरू हुई थी। हॉलीवुड से क्या मतलब होता है? जैसे आप जानते होंगे उत्तर भारत की फिल्मों को क्या कहा जाता है? आप कहेंगे भैया बॉलीवुड कहा जाता है। ऐसे ही भारत में बहुत सारे टॉलीवुड चलता है, नॉलीवुड चलता है। ऐसे ही साथी जो विदेश में, जो अमेरिका है, वहां पर चलता है आपका हॉलीवुड। और अमेरिका ने तो अपना एक शहर भी बनाया हुआ है, हॉलीवुड शहर। फरवरी महीने में दिया जाता है। और किसके द्वारा? अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेस, ये इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है। कौन देता है? अम्पास देता है, अम्पास। अम्पास। ऑस्कर को ही हम अकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट कहते हैं। और सबसे ज़्यादा बार ऑस्कर पाने वाले कौन है? वॉल्ट डिज्नी। किसके लिए जाने जाते हैं ये? मिक्की माउस के लिए। मिक्की माउस देखा होगा ना आपने। कहते हैं एक बार रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, इन्होंने देखा कि एक चूहा बार बार मेज पर चढ़ता है और बार बार उतर के नीचे भाग जाता है। कह रहे थे कि भाई मैंने ही उसको देख के 1 घंटा निकाल दिया, तो मुझे लगा कि मैं 1 घंटा अगर एंटरटेन कर सकता हूँ तो क्यों ना मैं लोगों के लिए भी कार्टून बना दूँ। तो लोगों के लिए कार्टून बना दिया। तो आप जानती हैं, फिर आज तो घर घर में देखा जाता है मिक्की माउस। आप सबने भी देखा होगा, देखा है कि नहीं? यस और नो? जी भैया। तो वो वॉल्ट डिज्नी थे, जिन्होंने आपका कितने, 22 और 4, 4 बार ऑनररी सम्मान के रूप में और 22 बार उनके किरदार के लिए, जो उनका काम है। तो कुल 26 ऑस्कर इनको मिले। सबसे ज्यादा ऑस्कर पाने वाले कौन है? व्यक्तियों में वॉल्ट डिज्नी। लेकिन मूवीज की बात करें, सबसे ज्यादा ऑस्कर पाने वाली मूवी कौन सी है? तो बैन हुर एक मूवी है 1959 की। टाइटैनिक एक लव स्टोरी है, आपने देखी होगी, ठीक है। टाइटैनिक, वो जहाज टाइटैनिक डूब गया था, उसके ऊपर कहानी है। बनाया ऐसा गया था कि कभी नहीं डूबेगा, लेकिन पहली ही यात्रा में डूब गया। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स एक अंगूठी के ऊपर एक सीरीज है हॉलीवुड मूवीज की। तो इन सब मूवीज ने अलग अलग कैटेगरी में 11 11 ऑस्कर जीते हुए हैं। कौन से तीन? बैन हुर, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स एंड टाइटैनिक। ये तीन मूवीज ऐसी हैं, तीनों को 11 11 मिले हैं, तीनों को 11 11 मिले। ओके। अब आते हैं ऑस्कर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो बनते हैं भारतीयों से।
ये है मैडम भानु मथैया। और भानु मथैया पहली महिला हैं जिनको गांधी फिल्म में रिचर्ड एटनबरो की कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए 1983 में ऑस्कर मिला। देखो ये व्यक्ति तुमने देखे हैं कभी? इन व्यक्ति का नाम क्या? बैन किंग्सले। बैन किंग्सले। और कैसे लग रहे थे मूवी में? ये इनका किरदार है गांधी में, तो गांधी जी जैसे लग रहे हैं या नहीं? हाँ या ना? आप कहोगे हाँ। और आपको देखो इतिहास आप पढ़ते हैं, गांधी जी का क्या कार्य रहा, गांधी जी को समझने के लिए आपको भी देखनी चाहिए मूवी यूट्यूब पे। जब आप फ्री हो तो जरूर देखिएगा, ठीक है? गांधी फिल्म, गांधी को समझने में आपको, गांधी जी कैसे सोचते थे, क्या उनकी जर्नी है, उसको समझने में बहुत हद तक आपको ये मूवी काम करेगी। तो इसको अपनी विश लिस्ट में डाल दो, है ना? कभी जब टाइम होगा तो देखेंगे। अपना समय ऐसी चीज़ों पर स्पेंड किया करो जो आपके लिए ज्ञानवर्धक हो, ओके? वैसे नहीं बेवजह फिजूल में कहीं भी इंस्टाग्राम की रील्स देखने में खर्च कर रहे हो, नहीं। आपको खर्च करना है समय कहाँ पर? यूट्यूब, जो आपका कुछ भी सोर्स ऐसा है जो नॉलेजेबल हो। तो ये गांधी मूवी जब बनी तो इनका जो धोती कुर्ता वाला कॉस्ट्यूम है वो बनाया था भानु अथैया जी ने। इसी को बोलते हैं हम कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, यानी वस्त्रों का डिजाइन इन्होंने किया और इनको ऑस्कर मिल गया। गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? बेन किंग्सले ने। और जो इस मूवी के निर्देशक हैं वो थे रिचर्ड एटनबरो। तो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, रिचर्ड एटनबरो, ठीक है? रिचर्ड एटनबरो, ठीक है? आगे कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी कौन थी गांधी जी की, बताइए जरा? इनकी पत्नी थी रोहिणी हट्टनगड़ी है इस मूवी में। नेहरू बने हैं इस मूवी में रोहन सेठ, और मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका निभाई है अलीक पदमसी ने, अलीक पदमसी। देखो भानुमथैया महिला हैं कि पुरुष हैं? तो आप बोलोगे महिला हैं, लेकिन प्रश्न अगर ये आ गया कि ऑस्कर पाने वाले पहले पुरुष कौन है, ऑस्कर पाने वाले पहले पुरुष कौन है, तो आप बोलोगे सत्यजीत रे। ये एक बंगाली फिल्म डायरेक्टर थे, 1992 में इनको मिला। और इनको भारत रत्न भी मिला था इसी वर्ष, बहुत महत्वपूर्ण है, 1992 में ही। याद रख लेना, सत्यजीत रे को भैया भारत रत्न और आपका ऑस्कर अवार्ड एक ही वर्ष मिले हैं। ए आर रहमान, अल्लाह रखा रहमान, इनको आपका 2009 में एक मूवी आई थी स्लम डॉग मिलेनियर, फ्रीदा पंटो की एक मूवी थी जिसमें वो आपका स्लम में रहता, स्लम का मतलब होता है आपका वो जो झुग्गी झोपड़ी अविकसित होती हैं, विकसित नहीं होती हैं, वहाँ से उसके अमीर बनने की कहानी। फिल्म में जय हो म्यूजिक के लिए दिया गया है। कौन सा इसमें गाना था? आप सबने सुना होगा जय हो सॉन्ग। आजा आजा जिंदे आसमान के तले, आजा दरी वाले, सुना? जय हो। तो जय हो म्यूजिक के लिए ए आर रहमान, जय हो के लिए ही साउंड मिक्सिंग के लिए भारत में साथी आप जानते हैं गजल लिखते हैं, आपका शायरी लिखते हैं गुलजार, इनको भी मिला। और जय हो के लिए ही रेसुल पोकुटी को भी मिला, ठीक है? यह पुरस्कार बेस्ट साउंड मिक्सिंग, तो इनको बेस्ट साउंड मिक्सिंग के साउंड मिक्स के लिए, इनको साथी आपका किसका साउंड मिक्स के लिए, और इनको साथी म्यूजिक के लिए, ए आर रहमान म्यूजिक देते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, मैंने आपको एक ग्रैमी और बताया था, जरा याद करो, ग्रैमी पाने वाली भारत में पहली महिला कौन है? सबका आंसर आना चाहिए, और किस वर्ष में मिला ये भी सोचना है। तो आप कहेंगे भैया तन्वी शाह, 2010 में उनको भी जय हो के लिए ग्रैमी मिला था, तो जय हो सॉन्ग इतना फेमस है, ठीक है? बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, अभी रिसेंट में आपने पढ़ा होगा नाटू नाटू एक गाना आया था, नाटू नाटू का मतलब होता है नाचो नाचो। इसको कंपोज किया था एम किरवानी ने। गाने को आवाज दी थी काल भैरव और राहुल सिप्लीगुंज ने। इसकी बस रीडिंग लगाना एक, है ना? कोरियोग्राफ प्रेम रक्षित ने, गाने को लिखा चंद्र बोस ने, गाने की शूटिंग हुई थी यूक्रेन देश में, देखा होगा सब लोगों ने जहां तक है। तो नाटू नाटू को भी क्या ऑस्कर मिल चुका है? हाँ जी। और 2023 में यानी कुल मिला के 7 ऑस्कर भारत को आज तक मिले हैं, भारत के हिस्से में 7 ऑस्कर आए हैं, जिसमें एक मूवी थी आपका, क्या बोलोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कार्तिकी गोंजाल्वेज और गुनीत मोंगा की एक मूवी है द एलिफेंट विस्पर। यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, शॉर्ट मूवी है, शॉर्ट मूवी मतलब छोटी मूवी के माध्यम से कोई बात को पुट करना, ओके? बोलेंगे अभी कोई दिक्कत? अच्छा भैया ऑस्कर में फिर अगर 7 को मिला है तो ऑस्कर में जाती कैसे होंगे? तो इसके लिए नॉमिनेशन होते हैं, सब देश अपनी अपनी तरफ से मूवी को भेजते हैं, वो वहाँ पर नॉमिनेट होती हैं, फिर वहाँ पर जो अंपास है, मैंने बताया ना अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस, वो इस बात को तय करता है कि किसको ऑस्कर दिया जाएगा और किसको नहीं। तो 1957 में पूछा जाएगा ऑस्कर में नॉमिनेटेड, मिला नहीं है बच्चे इनको, ये नामित हैं। नामित का मतलब क्या है? इनके नॉमिनेशंस हुए हैं बस, लेकिन इनको ऑस्कर नहीं मिला। तो पहली मूवी कौन सी है जो नॉमिनेटेड अर्थात नामित थी? मदर इंडिया। सलाम बॉम्बे, लगान, पहेली, रंग दे बसंती आपने देखी होगी, बड़ी अच्छी मूवी है राष्ट्रीय भावना के लिए, इसको भी देखना रंग दे बसंती को।
राइटिंग विद द फायर, ये आपका किसका, सुस्मित घोष और रिंटू थॉमस की थी। तो इनको क्या बोलेंगे आपका भैया, इनको क्या बोलेंगे आपका। तो भारत में हमको जर्नली कितना याद रखना है, 7 ऑस्कर मिले हैं। पहली नॉमिनेशन मदर इंडिया का मिला किस किस को है, तो हमने बोला भानुमथैया पहली महिला, और आपसे पहले व्यक्ति पूछ ले तो भी भानुमथैया। पुरुष पूछे तो 1992 में किसको बोलोगे, सत्यजीत रे। ए आर रहमान, रेसुल पकुटी, गुलजार, और उसके बाद में नाटू नाटू सॉन्ग और आपका द एलिफेंट विस्पर्स, यानी कुल मिला के 7 को मिला है, 7 को मिला है। ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी, ग्रैमी को हम बोलते हैं साथी आपका ग्रामोफोन अवार्ड भी, इसको ग्रामोफोन अवार्ड भी कहा जाता है। ये दिए जाते हैं रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा, और इनको पहली बार दिया गया था, बहुत बार पूछा जाता है। 3 बजे के प्रैक्टिस सेट में पूछूंगा मैं आपसे किसी दिन, फटाक से आंसर देना सारे लोग। 1959, 1959, ओके। यह यूएसए देश का पुरस्कार है, और यह अंग्रेजी भाषा संगीत के लिए दिया जाता है, ठीक है, अंग्रेजी भाषा संगीत के लिए, किसके लिए, जो इंग्लिश म्यूजिक होगा। तो पहले भारतीय कौन है, पंडित रविशंकर। तो इन्होंने कोई इंग्लिश म्यूजिक दिया होगा ना, तो इनकी कौन सी एल्बम बताई थी मैंने आपको जब मैं बता रहा था पंडित रविशंकर जी को, बताएं, बोलो भाई सर। सर विविध को नहीं करवाएंगे क्या, विविध दोस्त हमने क्लासेस में ही बहुत सारा कवर किया है इधर उधर में, ठीक है। विविध में ऐसा कुछ बचता नहीं है। विविध के लिए मैंने बताया आपको सेंसस वगैरह कहाँ से कर सकते हैं आप, ओके। विविध में बस ऐसा कर लेना, आप क्वेश्चन उससे आते नहीं, मैं पहले मैं ट्रांसपोर्ट कराता था, ट्रांसपोर्ट की मैं पीडीएफ आपको अपलोड करा दूंगा, पढ़ लोगे ना उसको, थम्स अप करो एक बार। आप पढ़ोगे तो मुश्किल से 15-20 मिनट लगेंगे उसमें। ट्रांसपोर्ट की एक पीडीएफ मैं अपलोड करा दूंगा, ठीक है, आज ही की इस क्लास में लगवा के अपलोड करा देंगे, आज वाली में, ठीक है। आज की जो क्लास होगी इसी में ट्रांसपोर्ट की एक पीडीएफ चली जाएगी, तो उसको पढ़ लेना। उसमें बस मतलब ये भारत में कितने रेलवे जोन है या कुछ भी है, बाकी नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको जो सेट करा रहा हूँ, अब मेरे दिमाग में है सारी चीज़ें कि भाई आपका कौन कौन सा टॉपिक ऐसा था जो मैंने बताया, किसी भी सब्जेक्ट का अगर बचा हुआ पार्ट है वो 3 बजे के सेट में आपको कवर करा देंगे, ओके। भैया सितार वादक हैं पंडित रविशंकर, बहुत बढ़िया। बहुत सारे दोस्तों ने बताया वेस्ट मीट्स ईस्ट, पश्चिम का पूर्व से मिलन, पश्चिम का पूर्व से मिलन, बहुत बढ़िया, वेस्ट मीट्स ईस्ट। जिन साथियों ने आंसर किया बहुत शाबाश, बहुत शाबाश। पहली भारतीय महिला तन्वी साहा थी, तन्वी साहा 2010 में। 2022 में 2 भारतीयों को मिला है ये आपका, एक तो रिकी केज, रिकी केज को साथी 3 बार मिल चुका है टोटल, कुल कितनी बार, कुल 3 बार इनको मिल चुका है रिकी केज को। और 3 किस एल्बम के लिए मिलता है इनको हमेशा, डिवाइन टाइड्स के लिए। अभी सीपीओ ने पूछा था ये आपका, डिवाइन टाइड्स, देवीय ज्वार के लिए। अंग्रेजी नाम याद मत रखना किसके साथ मिला। फालू यानी फागुनी साहा को एक रंगीन दुनिया के लिए मिला। जुबीन मेहता 23 बार। जुबीन मेहता मुझे बताइए कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड थे, जुबीन मेहता का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। हमने वाद्य यंत्र कलाकारों में पढ़े थे, जब आपका आंसर आएगा तभी आगे बढ़ेंगे। तो आप कहोगे भैया हमको याद है ये सिमझनी से रिलेटेड है, सिमझनी जो एक छड़ी सी फोटो दिखाया था मैंने कोर्ट में, याद हो तो। 5 बार इनको मिल चुका है वैसे जुबीन मेहता को, ठीक है। पहली बार 1981 में इन्होंने जीता था। ऑस्कर 2024 करंट अफेयर्स में पढ़ चुके होंगे। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपनहाइमर है, जब टाइम मिले तो ये भी देखना। इस मूवी में राष्ट्रभक्ति को दिखाया गया है, मैंने एक दिन क्लासेस में आपको बताया था कि कैसे ओपनहाइमर ने अपने देश के लिए परमाणु बम बनाया। हालांकि वो विध्वंस का काम किया, लेकिन उनके अंदर अपने देश को पूरी दुनिया के सामने मजबूती से पेश करना था, और ये उनके अंदर क्या था, आपका एक जुनून था, और जिसको उन्होंने प्रूव करके दिखाया। आपको पता होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपका जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर अड्डे को उड़ा दिया था 1941 में, और उसी का एक बदला था कि हिरोशिमा और नागासाकी शहर में एटम बम का इन्होंने आपका एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सप्लोजिव्स के साथ में, विस्फोटकों के साथ में। जानते होंगे विश्व इतिहास की इस बड़ी घटना को, उम्मीद करूंगा छोटी सी ये चीज़ पता होगी। तो ओपनहाइमर को, और डायरेक्टर कौन थे आपका, क्रिस्टोफर नीलन। बेस्ट अभिनेता ओपनहाइमर मूवी में ही थे, ओपनहाइमर मूवी में जो किरदार किया ओपनहाइमर का, किलियन मर्फी ने। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एमा स्टोन, और ये 4 ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। बेस्ट एनिमेटेड द बॉय एंड द हेरोन। अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म द जॉन ऑफ इंटरेस्ट। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रॉबर्ट डाउनी। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री डवाइन जॉय रेडोल्फ। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, अरे थम्स अप करके बताओ, ये तो करंट अफेयर्स का टॉपिक है, पढ़ चुके होगे। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री पुअर थिंग्स। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी ओपनहाइमर।
बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, व्हाट वाज आई मेड फॉर, व्हाट आई वाज मेड फॉर, मेरा निर्माण किस चीज़ के लिए हुआ है, निर्माण किस चीज़ के लिए हुआ। जी भैया बहुत बढ़िया। सर प्रैक्टिस सेट कहाँ पर होता है? बेटा आप सोते रहो, आप सोते रहो, है ना। मत सुना करो, किसी की बात नहीं सुननी तुमको, अपनी चलानी है तो अपनी चलाओ, कोई नहीं, इसमें क्या हो सकता है। सर भारत के पास भी है ना परमाणु बम? हाँ जी है, लेकिन हमारे पास क्या है, कहीं पर एक्सपेरिमेंट किया हुआ नहीं है। हम उन लोगों अगर बात करें अन्य देश पर, अपने देश में हमने किए हैं 1974 पोखरण। और देखो जैसे पोखरण के बारे में हम पढ़ते हैं कि पोखरण में जो पहला परीक्षण था वो कब किया गया था, अब ये ऐसा डेटा ये आपके क्लासेस में कवर होगा ही नहीं, तो इसके लिए सेट हमारा कामयाब होता है। पोखरण में स्माइलिंग बुद्धा 1974, 1998 में ऑपरेशन शक्ति, ठीक है, वहाँ पर हमने 5 प्रयोग किए थे। ओके, बहुत बढ़िया। सर प्रैक्टिस सेशन में पद्म अवार्डों को, हाँ करंट रोज नहीं कर रहे हैं क्या हम? कल नहीं बताया आपको, हर रोज करेंगे पद्म अवार्ड, जो भी इम्पोर्टेंट है, जो भी इम्पोर्टेंट है रोज करेंगे सेशन में। सेशन को इम्पोर्टेंट रखो, है ना। बहुत बढ़िया। जी भैया पोखरण में किया था 1974 में, बहुत शानदार। बच्चों चल चुकी है क्लासेस, जिनको नहीं पता देखना कितने सारे बच्चे लिख रहे हैं सर हमको नहीं पता प्रैक्टिस सेट कहाँ पर होता। 3 बजे होता है यूट्यूब पर, 3 बजे होता है, डेडिकेटेड 25 सेट कर रहे हैं, वो आपके लिए ही है। 65वें ग्रैमी अवार्ड, जो ग्रैमी अवार्ड अभी मिले थे साथी आपको पता होना चाहिए। ग्रैमी अवार्ड क्या बोलोगे? एल्बम ऑफ द ईयर हैरिस हाउस को मिला। भारत के म्यूजिक कंपोजर रिकी केज ने एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता, ये ग्रैमी है रिसेंट वाले। सॉन्ग ऑफ द ईयर जस्ट लाइक दैट बना, और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अबाउट डायमंड टाइम, एक एक बार पढ़ने की चीज़ें हैं, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। पंडित रविशंकर ने 5 बार साथी ग्रैमी को जीता है, 5 बार। ए आर रहमान ने 2 बार जीता है, 2 बार जीता। अच्छा अभी रिसेंट में आप सबको पता होगा अभी निधन हुआ था, बताइए जरा किसका निधन हुआ था, किसका निधन? जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। तो मुझे ये बताओ जाकिर हुसैन जी को भी क्या ग्रैमी मिले हैं, हाँ या ना? बहुत चर्चित रहे। देखो एक स्टूडेंट का काम ये होता है जब कोई भी घटना चर्चित हो उस बारे में वो आपका जाने, इसी तरह करंट अफेयर्स आपका तैयार होता है। बहुत बढ़िया। जाकिर हुसैन ने 2 बार जीता है। रमन मैग्सेसे अवार्ड, रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल बोलते, एशिया का नोबेल, बताओ किस देश के द्वारा दिया जाता है? यह पुरस्कार फिलीपींस की गवर्नमेंट देती है। फिलीपींस की गवर्नमेंट के तीसरे राष्ट्रपति थे रमन मैग्सेसे, उनकी दरअसल में एक हवाई दुर्घटना में मौत हो गई थी, राष्ट्रपति रहे थे 53 से 57 वो, है ना। क्या बोलेंगे, तो 57 में डेथ हुई, तो 57 में इस्टेब्लिश किया गया, और इस्टेब्लिश हुआ उसके अगले साल दिया गया, 1958 में दिए जाने की शुरुआत हुई। रमन मैग्सेसे अवार्ड इस्टेब्लिश कब हुए? रमन मैग्सेसे अवार्ड इस्टेब्लिश हुए उनकी मौत पर, किसकी? रमन मैग्सेसे जो फिलीपींस के राष्ट्रपति थे, तो उनकी मृत्यु यानी 1957 में इस्टेब्लिश हुए, अगले साल दिए गए। और सबसे अच्छी बात है कि पहली बार ये इंडियन को मिला किसी को, और वो कौन थे बताओ? पहले भारतीय कौन है इसको पाने वाले? यह पुरस्कार के विजेता को स्वर्ण पदक और $50,000 दिए जाते हैं। हर वर्ष 31 अगस्त को मनीला, जो कि फिलीपींस की राजधानी है, में वितरित किए जाते हैं। पहले ये पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे, जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट सर्विस, समुदाय नेतृत्व, जनसेवा, पत्रकारिता और साहित्य, सृजनात्मक कला, अंतर्राष्ट्रीय समझ और शांति के लिए। 2001 में ये छठा क्षेत्र जोड़ा गया, उद्गामी नेतृत्व। 2009 में उद्गामी नेतृत्व को हटा दिया गया, ठीक है। ये जर्नल बातें हैं। रमन मैग्सेसे, जैसे आपको पता होगा मैंने आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट है नोबेल के फील्ड, कि नोबेल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है बताएं एक बार, क्या बोलेंगे? रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे पहले इनको मिला। अब जैसे हमने यहाँ पे फील्ड बताए कि एक फील्ड है आपका समुदाय नेतृत्व, यानी पूरी कम्युनिटी को लेकर के जो चले, जैसे विनोबा भावे जी ने चलाया भूदान आंदोलन, समग्र लोगों के लिए, सबके लिए। शासकीय सेवा मतलब सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी में जो बेहतर कर दे। जन सेवा मतलब जो लोगों की सर्विस करे। पत्रकारिता यानी अखबार न्यूज़पेपर के माध्यम से, या इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग जिसकी अच्छी है उसको मिलेगा। चिंतामणि देशमुख, सीडी देशमुख आरबीआई के गवर्नर रहे थे, इकोनॉमिक्स में पढ़ा है नहीं? स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्ति हैं जो आरबीआई के गवर्नर रहे थे।
ठीक है, इंडिपेंडेंस इंडिया के पहले हैं। मदर टेरेसा इंपॉर्टेंट है। अब देखो इनके वर्ष याद मत करना बच्चों, वर्ष याद मत करना, बस नाम याद रख लेना कि भैया कौन कौन से नाम बताए थे। विनोबा भावे, सी.डी. देशमुख दूसरे हैं, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। मदर टेरेसा, कुछ ही नाम हम पढ़ रहे हैं, मिले बहुत लोगों को। वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन किसके लिए जाने जाते हैं? भारत में श्वेत क्रांति के लिए। ऑपरेशन फ्लड आप पढ़े होगे, किसमें? इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं हम उसको, कि ऑपरेशन फ्लड 1970 में शुरू हुआ था, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि भारत में दूध की समस्याओं को कैसे खत्म किया जाए। जयप्रकाश नारायण 1965 में शासकीय सेवा के लिए, ठीक है, शासकीय। सत्यजीत रे साहित्य के लिए बंगाली फिल्म निर्देशक थे। एम.एस. स्वामीनाथन, इनको भी मिल चुका है क्योंकि इन्होंने आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति पूरे देश में चलाई, पूरी कम्युनिटी के लिए। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको रमन मैग्सेसे कब मिला था? 1974 में। और इनका भारत रत्न तो जानते ही हैं, एक बार ये यूएन में गई थी परफॉर्म करने 1966 में। क्या बोलेंगे? 1966 में। सर प्लीज़ जो सेट होता है उसे 3 से 4 ख़त्म कर दिया करो। बेटा मैं कोई खुद के लिए थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, आप बताओ। अगर मैं उसमें 15 मिनट है कि मैं वहाँ पे आपसे बातें करता हूँ, मैं कितने सारे फैक्ट देने की कोशिश करता हूँ आपको, मैं समझ सकता हूँ आपको समय की बाध्यता होगी। आप 15 मिनट की क्लास बाद में देख लिया करो। इस तरह की तो शिकायत का या सजेशन का कोई अर्थ भी नहीं है बच्चों। अगर मैं 1 घंटे 15 मिनट पढ़ा रहा हूँ या 1 घंटे 10 मिनट पढ़ा रहा हूँ, तो 10 मिनट में भी तो हम बहुत कुछ पढ़ते ही होंगे, है ना। इसीलिए तो कहते हैं कि 99% जो बच्चे हैं, आप बहुत अच्छा कर लोगे तो 99 पे तो पहुंच जाओगे, लेकिन 1% बच्चा वो कभी भी सेटिस्फाई होता ही नहीं है, उसकी शिकायतें कभी खत्म नहीं होती हैं, उसको कुछ ना कुछ शिकायत रही। कोई कोई बच्चा तो ये कहता है कि सुबह 8 बजे मत क्लास कराओ जी, 8 बजे मैं खाना बनाती हूँ। तो वो आपकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, सब बच्चों की नहीं है। आपको फिर अपना टाइम अपने हिसाब से मैनेज करना होगा, है ना। ओके। अब ऐसा नहीं सोच सकते कि भैया कि मेरे लिए एक पर्सनल के लिए, फिर कोई बोलेगा मुझे 9 बजे खाना बनाना है, कोई बोलेगा 10 बजे, ऐसा नहीं हो सकता ना, है ना। अरुण शौरी 1952 में जर्नलिज्म के लिए इनको मिला। दिल्ली पुलिस ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से किसको रमन मैग्सेसे नहीं मिला है? तो अरुण शौरी का नाम दे रखा था, अरविंद केजरीवाल जी का नाम दे रखा था, और आपका एक नाम दे रखा था, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन रही हैं बताओ जरा? किरण बेदी जी, उनका नाम दे रखा था। तो जिसको पता है कि मिला किस किस को है वही तो बता पाएगा। और एक चौथा नाम अलग था, पंडित रविशंकर जी को मिल चुका है, किरण बेदी को मिल चुका है, अरुणा रॉय को मिल चुका है, अरविंद केजरीवाल को मिल चुका है, भारत वटवानी सोनम वांगचुक को मिल चुका है। पिछला वाला मिला रवीश कुमार जी को, किसको? रवीश कुमार जी को 2019 में। और 66वें में एक नाम आएगा आपका, 66वें में कर्मा फुत्सो, अच्छा 2023 वाला तो पढ़ लिया हमने। गुयेन थी नुक्सोफोंगो, इनको मत याद करना इतने कठिन नाम। फरवीज़ा फरहीन, हयायो मियाजाकी, और रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट थाईलैंड। रिसेंट वाले तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप करंट अफेयर्स में देखते होंगे उनको, है ना। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक बोला सर, मेरा भी कॉलेज होता है लेकिन मैं अपनी टाइमिंग मैं सेट कर लेता हूँ। करनी चाहिए यार तुमको, उतने भी समझदार नहीं रहोगे तो लाइफ में कैसे करोगे, लाइफ में, है ना। बहुत भैया, आज हमको कैसे हम चीज़ों को समाप्त करें उसके लिए गाइड जरूर, हाँ करेंगे पक्का। अच्छा सजेशन है, बोलो भाई कोई दिक्कत। भैया रमन मैग्सेसे 1959 के बाद में 1969 में क्यों दिया गया था? बच्चों ऐसा थोड़ी है कि इंडियंस को दिया जाएगा, हम तो उनको पढ़ेंगे ना जो इंडियंस को दिया गया। वो फिलीपींस की सरकार देती है इंटरनेशनली, यानी कि एशिया का नोबेल, एशिया में से ज़्यादा लोगों को चिन्हित करती है। तो कभी हमारे देश के व्यक्ति को, कभी किसी अन्य देश के व्यक्ति को, कभी किसी और देश के व्यक्ति को। तो हमको तो ये थोड़ी पढ़ना कि चाइना के किसको पढ़ा मिला है रमन मैग्सेसे। आप चाइना का हिस्ट्री थोड़ी पढ़ रहे हैं, आप भारत का एग्जाम देने जा रहे हैं। जब चाइना का देने जाए तो तब चाइना का पढ़ना, ठीक है। गांधी अंतर्राष्ट्रीय शास्त्री पुरस्कार, पुरस्कार में याद रखो शुरू कब हुआ और पहली बार किसको दिया? 1995 में गांधी जी के 125वें जन्मदिन पर, यानी गांधी जी का जन्म कब हुआ था बताएं? भारत सरकार द्वारा विश्व शांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। सबसे पहले ये जूलियस नायरेरे को मिला 1995 में, तो ये इंपॉर्टेंट है। तंजानिया के राष्ट्रपति थे, इसको भारत सरकार देती है। कौन देती है? भारत सरकार। इसमें दिए जाती है राशि 1 करोड़ रुपए। अगर मैं कहूँ भारत सरकार की तरफ से दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है ये,
सबसे बड़ा पुरस्कार, ठीक है। 1 करोड़ से ज्यादा राशि का कोई पुरस्कार नहीं है इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से। नेल्सन मंडेला 2000 में किस देश के बताए थे मैंने आपको? अफ्रीका के। अच्छा बताओ, नेल्सन मंडेला जी को भारत रत्न किस वर्ष मैंने आपको बताया था? मैंने आपसे कहा था कि ये दूसरे भारतीय हैं। पहले भारतीय तो बाबा साहब, आप सॉरी, पहले भारतीय जो थे आपका, वो तो थे आपका फ्रंटियर गांधी, जिनको हम सीमांत गांधी बोलते हैं, है ना, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो उनको मिला था 1987 में। और 1990 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ में पाने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? तो दूसरे व्यक्ति थे नेल्सन मंडेला। शेख मुजब्बिर उर रहमान 2020 में, इनको बांग्लादेश के पिता बोलते हैं। अभी बांग्लादेश में हिंसा हुई थी, जानते हो, बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। सबसे पहले उन्होंने पता मूर्तियां किसकी तोड़ी थी? शेख मुजब्बिर उर रहमान की। समय बदल जाता है, एक समय पे देश आपको बहुत पूजता है और देश का निर्माण भी आप ही करवाते हो, और एक समय पे जब जनता के हितों का आप ख्याल नहीं रखते हैं तो जनता उखाड़ फेंकती है। तो वहां पर क्या बोला, तो मूर्तियां तोड़ दी गई शेख मुजब्बिर उर रहमान की, उस व्यक्ति की जिसने उस बांग्लादेश के निर्माण के लिए सब कुछ लगाया, ठीक है, और पाकिस्तान से मुक्त कराया, क्योंकि लोगों के हितों को वहां पर रिजर्वेशन के लिए ये हुआ था। गीता प्रेस गोरखपुर को 2021 में मिला। बुकर, और आपका लास्ट आएगा बुकर। देखो, बुकर कहीं पर लिखा हो या मेन बुकर लिखा हुआ हो तो एक ही बात होगी। बोलो एक बार, यस और नो। जी भैया, बुकर लिखा मिले या मेन बुकर, तो एक ही बात है। कल हमने एक क्वेश्चन किया था प्रैक्टिस सेशन में, आपको याद हो, कि अरुंधति रॉय को कौन सा अवार्ड मिला है? अरुंधति रॉय को, ठीक है। तो इसकी शुरुआत 1969 में हुई, और इंग्लिश में जो कोई भी बुक छपती थी उसको ये मिलता था। लेकिन देखो क्या हुआ, किन देशों के इंग्लिश में बुक छपनी चाहिए? राष्ट्रमंडल देश। राष्ट्रमंडल देश कौन से हैं? जो कभी ना कभी ब्रिटेन की कॉलोनीज रही हैं। कितनी कंट्रीज राष्ट्रमंडल? 54। आयरलैंड और जिम्बाब्वे के कथाकारों को दिया जाता था, यहाँ के लोगों को ही दिया जाता था 2013 तक। 2014 से किसी भी देश का व्यक्ति हो, शर्त ये हो गई कि सिर्फ जो वो किताबें इंग्लिश में पब्लिश होनी चाहिए, इंग्लिश में पब्लिश कोई नॉवेल होना चाहिए। मैन बुकर, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉरी मैं आपको ऊपर बता रहा था। मैन बुकर या बुकर पुरस्कार प्रत्येक साल दिए जाते हैं, और अभी मिला है 2021 में डेमन गलकुट को, और सेहान करुणा तिलका, इनको मिला 2022 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका के थे आपका। पुस्तक द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, यानी 2023 के एग्जाम में तो ये खूब पूछा गया था, खूब दबा के। यह पुरस्कार अब तक 5 भारतीयों को मिला है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कौन से भारतीय हैं जी? तो पहले तो है वीएस नायपाल 1971, बुक इन ए फ्री स्टेट। सलमान रश्दी 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रन, बुक्स हमने पढ़ी थी ना सलमान रश्दी की, और भी बहुत सारी, विक्ट्री सिटी हमने पढ़ी थी, कोई चोटा हमने पढ़ी थी आपका। मैंने आपको कहा था सलमान रश्दी बैन राइटर रहे थे आपका। इन्होंने कौन सी किताब लिख दी थी? एक सैटनिक वर्सेज। उसके लिए बहुत विवाद हो गए थे कि इन्होंने इस्लाम के खिलाफ लिख दिया था। अरुंधति रॉय 1997 बुकर प्राइज पाने वाली पहली महिला, क्योंकि पहले वाले 2 पुरुष हैं, ये तो कॉमन बात है, ठीक है। किरण देसाई 2006 में किसके लिए? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए। और अरविंद अडिगा को 2008 में वाइट टाइगर। आप एसएससी का कोई भी एग्जाम उठा लो या कोई भी सेंट्रल का एग्जाम उठा लो, आप कहोगे भैया ये 5 बुक्स पूछी जाती हैं, जिस साथी ने देखा होगा उनको पता होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या बोलेंगे यहाँ पर? बुकर प्राइज 2022 के विजेता सेहान करुणा तिलका है, यह श्रीलंका देश की है। इसकी कृति द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा है। 2024 में किसको मिला है? ये ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे को मिला है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ऑर्बिटल उनकी पुस्तक का नाम है, ऑर्बिटल। फिर आता है बुकर इंटरनेशनल अवार्ड। कंफ्यूज मत होना कभी भी, बुकर या मेन बुकर तो एक ही बात है, लेकिन दोस्त जब हम लिख रहे होंगे बुकर इंटरनेशनल तो ये अलग हो गया, ये एक अलग अवार्ड है। बुकर इंटरनेशनल, वो था बुकर, वो शुरू हुआ था 1969 में, ये शुरू होता है 2005 में। ये मिलता है यूके में जो इंग्लिश में पब्लिश बुक होगी। पहले ये पुरस्कार 2 वर्षों में एक बार दिए जाते थे, यानी कि बाई एनुअल होते थे, लेकिन 2015 से हर साल। कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं परीक्षा के लिए। इंपॉर्टेंट बात ये है 2022 में मिला ये गीतांजलि श्री को, क्योंकि गीतांजलि श्री इंडिया की हैं और इंडिया की पहली बन गई ये, क्या बोलोगे? गीतांजलि श्री हिंदी का पहला उपन्यास जीतने वाली
हिंदी का पहला उपन्यास जिसको साथी क्या मिल गया, बुकर इंटरनेशनल। बुकर तो 5 को मिला, अरुंधति रॉय को मैंने आपको बताया अभी, ठीक है, अरविंद अडिगा जैसे लोगों को, सलमान रश्दी, वीएस नायपाल जैसे लोगों को, ठीक है, और आपका देसाई जी को मिला, तो वहाँ तो 5 है, वो तो बुकर है। बुकर इंटरनेशनल सिर्फ 1 को मिला है। तो दोनों प्रश्नों में कंफ्यूज मत होना, बुकर 5 को, इंटरनेशनल बुकर 1 को, ठीक है, आई फॉर इंटरनेशनल और आई मतलब 1, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, हिंदी का पहला उपन्यास है। लेकिन भैया जब ये अंग्रेजी को दिया जाता है तो इसको, क्योंकि रेत समाधि इन्होंने लिखा था, इंग्लिश में इसको किसने ट्रांसलेट किया था, डेजी रॉकवॉल ने, तो इसलिए इनको अंग्रेजी में इन्होंने वहाँ पर पब्लिश कर दिया, तो उन्होंने फिर दिया इकट्ठे। टॉम्ब ऑफ द सैंड नाम उसका इंग्लिश में रखा गया। जॉर्जी गोस्पाडिनोव को 2023 में मिला, 2024 में मिला है जेनी एरपेन बेक को। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस। तो जेनी एरपेन बेक को मिला है, इनकी किताब है कैरोस। तो ये तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है, कैरोस की लेखिका कौन है, जो इंटरनेशनल बुक्स पूछता है ना उसी को पूछा जाता है। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो यहाँ तक हमारा मेजर सिलेबस था। ये मेजर सिलेबस का मतलब हम 99.99% जो हमको पढ़ना चाहिए अच्छे स्टूडेंट को वो हम पढ़ चुके हैं। 0.1% में जितनी भी चीज़ें हैं उसके लिए मैं तुम्हें गाइड कर दूँ, क्या बोलेंगे? सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि 3 बजे जो मैंने सेट शुरू किया है उसके थ्रू अपना रिवीजन करें। 3 बजे के सेट के थ्रू क्या करें, अपना रिवीजन करें। अब आप अपनी बातें लिखें, क्या कहना चाहते हो, किसी टॉपिक के लिए कोई सजेशन है? ठीक है, अब हम इनको कर चुके हैं, बोलेंगे जी, बताएंगे। सारे दोस्त बता दो फटाफट से। गुरुजी बहुत डर लग रहा है, इस तरह की बातें ना करें। देखो दोस्त, आप एक बात सोचो, जब एग्ज़ाम की बात होती है तो जिसने कभी किताब ना खोली होगी क्या उसको डर लगेगा? सोचो, जो एक दूध का काम करता हो और जीडी का फॉर्म भर दिया ऐसे ही, बस एक दिन भी ना पढ़ा हो, उसको क्यों डर लगेगा? हमेशा पढ़ने वाले बच्चे को ही डर लगता है। जब भी आप एग्ज़ाम दोगे तो हमेशा एक होनहार छात्र, अगर डर लग रहा तो समझ लेना कि आप एक सिंसियर स्टूडेंट है, यानी आपने इसके लिए ड्रीम देखा है, मेहनत करी है, आपके लिए अंतिम उपाय के जैसा है कि ये होना ही चाहिए मेरा, इसी से मेरी ज़िंदगी संवरेगी। तो वो डर नहीं होता, उसको बोलते हैं एक पॉजिटिव स्पेस होता है वो। करंट अफेयर्स के लिए क्या हुआ? हाँ, करंट अफेयर्स के लिए मैंने सर से बात कर ली थी। देखो, करंट अफेयर्स अब आपके लिए रोज़ रोज़ क्लास कराई जाए तो कोई महत्व नहीं उसका, अनसर्टेन चीज़ है। लेकिन सर से मैंने बात कर ली है कि जैसे आपका 2023 शुरू हुआ, 2024 सॉरी, अब आपका एग्ज़ाम होगा 2025 में, तो आपको पढ़ना तो होता है पिछले 6 से 8 महीने का। लेकिन हम अगर 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ लें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 साल का करंट अफेयर्स का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? मैं तो ये कहूँगा कि करंट अफेयर्स में आपको हमेशा उतनी ही एनर्जी खर्च करनी चाहिए, बस कितना आपका मंथली पढ़ लो। मंथली, अब मंथली कैसे होगा भैया? तो मेरी सर से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि भाई मैं जो है मंथली करा दूंगा। एक बार जनवरी 2024 करंट अफेयर्स के नाम से एक वीडियो सिर्फ, एक बार आपका फरवरी 2024 के अलग, तो ऐसे मंथ वाइज करके ठीक रहेगा ना? तो फरवरी से लेकर के आपका इस तरह से ये 8 वीडियो हो जाएंगी अगस्त तक की। कहाँ तक की? अगस्त 2024 तक की। कितनी वीडियो हो जाएंगी? 8 वीडियोज हो जाएंगी। सितंबर का सर पहले ही करा चुके हैं, अक्टूबर का पहले ही करा चुके हैं, और नवंबर का भी पहले ही करा चुके हैं। तो इनको आप देख सकते हैं जो सर ने करा लिए हैं, या तो अक्टूबर नवंबर कराए हैं, मेरे हिसाब से सितंबर अक्टूबर नवंबर जो मेरी बात हुई थी, श्योर नहीं हूँ, वो सर बता देंगे अपनी जब पहली क्लास कराएंगे। तो पहले तो चीयर अप करो, ताली बजाओ इस बात के लिए, ठीक है, कि उनका डेडिकेशन ये दिखा। हाँ, अगर बच्चे बोल रहे हैं तो मैं ज़रूर कराऊंगा उनके लिए। तो ये क्या बोलोगे, जनवरी फरवरी, तो मंथ वाइज देख लेना, ठीक है। सर से बोलेंगे बच्चे के लिए अच्छा सा कंपाइलेशन करके किस तरह से चीज़ें रख दो, ओके। और बात करें आपसे, और कोई आपका डाउट हो तो बताएं, और कोई डाउट हो तो बताएं। सर स्पोर्ट्स में हमने शब्दावली पढ़ी है दोस्त, मैं शब्दावली नहीं पढ़ाता स्पोर्ट्स में, उसको मैं प्रैक्टिस सेशंस में ही पढ़ाता हूँ, उसके लिए मैं उसको बहुत महत्वपूर्ण नहीं समझता, है ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर एक क्लास इकोनॉमिक्स योजनाओं की भी लगवा दीजिए। ओके सर, सुबह में इसको नोट कर लो। और बताओ, एक साथी आपका ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है, विनय सर से बोल के आपकी एक क्लास योजनाओं की लगवा देंगे, ठीक है, जीडी के लिए। और बाकी टॉपिक्स में भी मुझे जो लगेगा ना कि ये ज़रूरी है, जैसे विनय सर से योजना की क्लास भी, और आप सब लोगों को मैंने बोला सेंसस करनी है, और आपको यही है कि नहीं भैया मुझे तो सेंसस फिर से करनी है, इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी वाले सर से बात करके इसकी भी एक क्लास आपकी संडे में किसी दिन करा देंगे, ओके।
ठीक है। जब सर ये आपका विनय सर आपको योजनाएं पढ़ाएंगे, सेंसस पढ़ाएंगे, तो फिर 5 ईयर प्लान का भी एक क्लास नए से हो जाए। क्योंकि देखो मेरा मानना ये है कि, अच्छा आपका सजेशन कर लेते हैं, क्यों सर पे काम बढ़ाएं, बात कर लेंगे उनसे। देखो 5 ईयर प्लान में कभी कुछ नहीं बदलता, क्योंकि 5 ईयर प्लान 2015 में बंद हो गए, तो फिक्स चीज़ें रहेंगी, कुछ ऐसा तो है नहीं कि अपडेट हो जाएगा। सेंसस 2011 के बाद हुई नहीं, तो इसमें भी कुछ अपडेट नहीं होगा। तो मेरा मानना ये है कि क्यों नई एनर्जी लगानी है, जब वो पहले से उसकी अच्छी क्लास अवेलेबल है तो वो कर लो। ओके। बाकी मैं बात कर लूँगा, अगर सर इसके लिए फ्री होंगे, उनके पास टाइम होगा तो वो ज़रूर करा देंगे। बाकी तो हुई पड़ी है, मेरा मानना है कि उसी से कर लो। योजना की क्लास ज़रूर करा देंगे एक। ओके, योजना की क्लास ज़रूर करा देंगे। और बताओ सर, जो भी अतिरिक्त चीज़ें हैं उनके लिए, क्या बोल रहे हैं, अतिरिक्त चीज़ें उनके लिए आपका 3 बजे के सेट में ऐड कर लेना। ओके ओके ओके, कर लेंगे ज़रूर, मैं खुद ही बोल रहा हूँ, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। अब देखो कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, अब स्टैटिक हम पढ़ते हैं, आपको लगता है कि मैंने कह दिया सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने 99.9% पढ़ लिया, लेकिन ऐसा थोड़ी है। स्टैटिक में जितना भी डेटा आएगा मैं आपसे ये बोल दूं मैंने सब कुछ पढ़ा दिया तो मैं झूठ बोल रहा हूँ फिर। ऐसा नहीं होता, फिर भी कुछ अतिरिक्त चीज़ें हो जाती हैं। अतिरिक्त चीज़ें होंगी जब मैं देखूंगा रिसर्च करके, अच्छा ये हमारा टॉपिक नहीं हुआ, तो मैं शामिल कर लूंगा खुद ही। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं बहुत बच्चों के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के लिए मैं शोध करता हूँ, उसकी चिंता नहीं करनी है आपको, है ना। वो आपको उन चीज़ों के लिए परेशान नहीं होना है। एक भाई का प्रॉमिस है आपसे, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं इसके अलावा अतिरिक्त चीज़ें आपको कराऊंगा, वो मेरा पहले से ही प्रॉमिस था। बोलो भाई। ठीक है, योजनाएं करवा देंगे। और बताओ सर, आपने अपने बारे में बताने के लिए बोला था, आप पूछो ना, तब वही तो बात बताऊंगा। मैं अपने बारे में क्या बताऊं, मेरे जीवन 30 साल का हो गया, मैं तुम्हें पूरे 30 साल थोड़ी बता दूंगा। आप बताओ क्या जानना चाहते हो। सर लास्ट 40 डेज में क्या पढ़ें कि सिलेक्शन आसानी से हो जाए। बच्चा अपनी चीज़ों को रिवाइज करो, मैं हर बात यही कहता हूँ, एकमात्र मूल मंत्र है रिवीजन। कोई आपको ये बोले कि मैं 7 दिन की क्लास, 7 दिन की स्ट्रेटजी बता दूं, कुछ नहीं होती 7 दिन की स्ट्रेटजी। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके लिए मुझे अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी ताकि सभी बच्चे उसको देख पाएँ। यूट्यूब पे एक वीडियो बना देंगे, ठीक है, कि आपको कौन से टॉपिक्स जो हैं वो लास्ट टाइम पे अपने, रिवीजन तो सारी चीज़ों को करना होता है, लेकिन बहुत अच्छे कौन से टॉपिक्स को आप रिवाइज कर सकते हैं। सर संविधान संशोधन करवा दो, तुम तो यार बेकार की बात करने लगते हो। संविधान संशोधन, आपने पॉलिटी में नहीं पढ़े तो आपके नोट्स में होंगे, एक बार रिवाइज कर लो, 10 मिनट में सारे रिवाइज कर लोगे, 10 मिनट में सारे रिवाइज कर लेंगे। थोड़ा सा एफर्ट अपनी तरफ से लगाना है, हम सब करो इस बात के लिए कि भैया हम एफर्ट लगाएंगे, हम जानते हैं। अब तुम ये बोलने लगो भैया एक बार हिस्ट्री करा दो, एक बार भैया वो करा दो, एक बार वो करा दो मॉडर्न, ऐसा थोड़ी ना होता है। बोले मैं, सर आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया था? नहीं, देना चाहता था लेकिन स्थिति नहीं रही देने की। बोलो भाई। अब जो बच्चे क्लास वाले थे जिनका अपना टॉपिक ओवर हो चुका है, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। बस याद रख लेना, स्वाभिमान से वो सिर ऊंचा उठना चाहिए। यहाँ आपके साथ बहुत मेहनत की थी। स्टैटिक जीके को सब्जेक्ट बनाया, नहीं तो लोग निपटा देते थे इसको 10-10 क्लास में। आज भी स्टैटिक जीके में होता सबसे ऊंचे बांध के नाम पर, सबसे ऊंची सड़क के नाम पर पॉलिटी को करवा दिया जाता है स्टैटिक जीके में। उनका कोई अर्थ नहीं है ना। वो उस पॉलिटी आर्टिकल्स को पढ़ना, पॉलिटी में पढ़िए। हिस्ट्री की डेट्स पढ़नी है तो हिस्ट्री में पढ़िए, वो स्टैटिक का पार्ट है ही नहीं। स्टैटिक को हम ये बोलते हैं ना जो नहीं बदलता है, तो इसीलिए हम बहुत सारी चीज़ों को ले लेते हैं उसमें कि आर्टिकल्स भी करा दो, हिस्ट्री की डेट्स भी करा दो, ऐसा नहीं होता है। बाकी मैं आपके लिए सोच लूँगा, है ना, क्या डिज़ाइन कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन आपको मिली जाएगी। आपका जो टेलीग्राम है उसमें आपको कभी भी इन्फॉर्मेशन देखनी है आज के बाद में तो टेलीग्राम में मिल जाएगी। ओके। या मैं आपसे अब हमेशा कहता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूंगा उसको अपने पे। कोई भी क्लास आपके लिए डिज़ाइन होगी तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा ही दी जाती है। बोलो भाई, बहुत बढ़िया। भाई बच्चों के नहीं दिख रहे हैं कमेंट, तुम सारे इतना सारा लिख रहे हो ना, नहीं दिख रहे हैं। सर स्ट्रगल बताइए अपना। स्ट्रगल आपके जैसा है दोस्त, आप ही के जैसा जैसा आपका है। यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो बना रखी है अपने बारे में, आप देख सकते हो उसमें, नवीन सर स्टोरी। उसमें सब कुछ जो है सत्य है, उस पर लोग बहुत सारे ऐसे में आपने देखा भी होगा, बीच में बोलते भी हैं लोग। मतलब मैं किसी के बारे में बोलने से बचता हूँ, लेकिन मेरे बारे में मतलब कई लोगों ने बोला है, पता नहीं क्यों बोलते हैं। उनको ये लगता है कि भाई सारा स्पेस स्टूडेंट्स का इसकी तरफ है, सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं इसको बहुत चाहते हैं,
तो कुछ ना कुछ करके इस पर किसी ना किसी तरह से कुछ धब्बा लगाया जाए, क्वेश्चन मार्क लगाया जाए, तो उसके प्रयास होते हैं। बाकी मैंने उसमें जो बताया हुआ वो सत्य है। एक बार तो ऐसा हुआ कि उन्होंने बोल दिया कि भाई अम, जो है मतलब, अब क्या बात करूं मैं तुमसे, छोड़ो उस बात को। मैं एक बार बच्चों को ये बता रहा था कि हमारे जो है ना गांव में कुछ ऐसा माहौल था, सबके होते हैं यार, लड़ाई झगड़े किसके नहीं होते गांव में। तो मैं उस टाइम पे स्टूडेंट था आप ही की तरह, 2014 की बात मैं अब आपको बता रहा हूँ। तो तब मतलब मैं तैयारी करता था, बहुत अच्छा स्टूडेंट था मैं, सिंसियर स्टूडेंट था। सीपीओ मेरा तब हुआ था, ठीक है। और फाइनल होके भी उसमें ज्वाइनिंग नहीं, और आपका सीपीओ भी, और एनटीपीसी भी जब 2015 का आया था एनटीपीसी भी हुआ था मेरा। मतलब ड्रीम था कि भाई वो सब भी नहीं करेंगे, यूपीएससी देंगे, कि ड्रीम होता है एक अच्छे स्टूडेंट का। क्योंकि मैं जीएस में मेरी बहुत रुचि थी। जीएस में कक्षा 6 से लेकर के और कक्षा 12 तक, स्कूल में तो जीएस जैसा सब्जेक्ट होता नहीं, लेकिन जितने भी नेशनल या आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो भी आपका कॉम्पिटिशन्स हुए उनमें हमेशा मेरा पहला स्थान था। लगभग मैंने उन 7 सालों में लगभग 26-27 परीक्षाएं दी हैं। उन सब के सर्टिफिकेट्स मेडल्स आज भी मेरे पास हैं। और मतलब देश भर की भारत विकास परिषद जैसे जीएस की परीक्षाएं होती थी, लिखित परीक्षाएं, नेशनल स्कॉलरशिप के लिए मेरा पहला स्थान है। कहने का मतलब ये था कि गांव में जैसे रंजिश होती है तो हमारा भी नाम, मतलब अब लोग गांव में क्या करते हैं, गांव की पॉलिटिक्स क्या होती है कि ठीक है ये बच्चा आगे चल रहा है, इनका परिवार आगे जा रहा है। और ऐसा हुआ था नज़दीक नज़दीक में हमारी दीदी गवर्नमेंट जॉब लग गई, भाई मेरे एक बड़े गवर्नमेंट जॉब लग गई जो बड़े थे मुझसे। अब हमारे जो पिताजी थे वो तो किसान ही थे। तो गांव में तो एक किसान के लिए बड़ी चीज़ होती है ना, दो दो जॉब, तीसरा लड़का जाने वाला है। अब दो तो पहले जा चुके, तो तीसरे को देखा इस पे सब। मैं गाँव में ट्यूशन वगैरह सब कुछ पढ़ाता था। तो अब वो घसीट लिया जाता है, तो वो मतलब विलेज पॉलिटिक्स है, गांव की राजनीति, आप उसको समझते होगे बहुत अच्छे से। और उसकी वजह से चीज़ें फिर बदली, फिर कोई तैयारी करने का अर्थ भी नहीं रह गया। और निरंतर बहुत सारे ऐसे झूठे फाल्स केसेस जिनको कहते हैं, फाल्स केसेस तो अगर प्रूफ भी हो जाता तो मैं तो कह भी नहीं पाता। मैं फाल्स केस इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि माननीय न्यायालय ने मुझे एफआर दी है। सत्य की जीत इसी को कहते हैं। क्योंकि हमारे पिताजी कोई उद्यमी तो थी नहीं कि भाई हम पैसे के दम पे आपका न्याय पा लेते। लेकिन यह कोर्ट में प्रोसीजर चला, और जितने भी मामले मेरे खिलाफ लिखाए गए, हम अपना जो भी हम पे हुआ, कोर्ट जहाँ कहीं आपका, वो सारा समय फिर उसी में गया। कोर्ट हाजिरी, इधर जाना, इन नेताजी के पास जाना, उनसे रिक्वेस्ट करनी कि हमारे केस की जांच के लिए सही तरीके से बोल दो। बहुत लोगों ने मदद भी की, बहुत स्थानीय लोगों ने मदद भी की, अच्छे लोग भी हमेशा मौजूद होते हैं। तो कोर्ट के द्वारा मुझे फाइनल रिपोर्ट मिली है सभी में, मतलब मेरे ऊपर लिखे गए सभी मुकदमे झूठे थे। सब लोग बोलते नहीं मैं तो उस प्रवृत्ति का था और ऐसा था। तो मैं उसी वीडियो में भी लोगों को बता रहा था कि मैं उस प्रवृत्ति का नहीं था, और मुझे उसमें मतलब फिर आपका ढाल दिया गया। तो ये काम होता है लोगों का। तो मैं ये कहूँगा कि सब, हम सबके सपने लगभग एक जैसे होते हैं कि हम एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाना चाहते हैं। आप भी जाना चाहते होगे, जी तोड़ मेहनत करिए। आपको भी नहीं पता नियति या भाग्य आपको कहाँ लेके जाएगा। और कहने की बात यह है कि आप कहीं ना कहीं मतलब पहुंच जाओगे, अगर सही नीयत तुम्हारी है, अच्छी नीयत है तो। अच्छी नीयत से मतलब आपका डेडिकेशन है। पर आपने सीजीएल दिया कभी? हाँ, मैंने एक बार प्रीलिम्स दिया था, और मेंस नहीं दिया मैंने। मेंस मैं नहीं दे पाया था, प्रीलिम्स मेरे पास था। उस टाइम आपका मुझे याद है अभी भी, 114 पे मेरिट थी, तो मेरे 137 थे। और मेंस मैंने नहीं दिया उन्हीं सब चीज़ों की वजह से। और फिर तो कोई अर्थ भी नहीं रह गया ना, कि भाई ये लगता था कि यार कुछ होगा ही नहीं अब तो फिर पढ़ाना शुरू कर दिया था तब से ही, क्योंकि कोई और राह थी नहीं। ऑफलाइन पढ़ाता था मैं पहले, क्योंकि फिर तो ये लगता था ना कि भाई ये जॉब तो लग ही नहीं पाएगी कभी, कोई तैयारी भी करे तो कोई अर्थ भी नहीं है। फिर तो बस ये है कि अपना पढ़ना और पढ़ाना, यही बचा। बाकी तो मैंने कहा कोई अर्थ होता नहीं। ओके। बाकी हम जो आज काम कर रहे हैं, मेरे हिसाब से मैं आपको बताता भी था, मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि यार तुम क्या वनडे एग्ज़ाम वगैरह के लिए पढ़ाते हो, एसएससी के लिए, वो ऐसे एग्ज़ाम जो छोटे एग्ज़ाम्स हैं? मैंने कहा नहीं भाई, जो लोग यूपीएससी के लिए पढ़ाते होंगे अच्छी बात है, पढ़ाते होंगे। यूपीएससी में हर साल 1,000 पद आते हैं। कोई भी ऐसा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके 50 सिलेक्शन हो इकट्ठे के यूपीएससी में, कोई नहीं है। मतलब किसी कोई तो उठा लेता है आपका मेंस के बच्चों को, मेरे पास एक मेंस का टेस्ट देना आया था, कोई बोल देता मेरे पास इंटरव्यू देने आया था, कोई बोल देता मेरे पास प्रीलिम्स में आया था एक बार।
तो मतलब पूरी तरीके से 50 बच्चे किसी के पास नहीं होंगे शुरू से और आखिर तक पढ़े। तो मैंने कहा कोई भी कोचिंग सेंटर ज़्यादा से ज़्यादा हर वर्ष में यूपीएससी के माध्यम से 50 से 100 बच्चों को रोजगार दे देता होगा। मैंने कहा आरडब्ल्यूए के माध्यम से पूरी टीम की लगन और मेहनत, बच्चों के भरोसे की वजह से हम हर साल अगर गिनती करें तो बेकार होगी। और मेरे लिए तो ये मानना है कि कैसी भी नौकरी किसी भी घर में लगती है उसके लिए तो वही बच्चा अफसर हो जाता है ना। ऐसा थोड़ी ना कि भाई हर घर से यूपीएससी में बच्चा लग जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। 800 से 900 बच्चे तो 800 से 900 घर रोशन होंगे। अभी अब मान के चलो यहाँ भर्ती आती है 50,000, तो 50,000 में से मान के चलो हमारे द्वारा हमारी सेवाएं पाली किसी बच्चे ने 30-40 हज़ार बच्चे सेलेक्ट हो गए। तो वो किसकी वजह से हुआ? इतना लाखों करोड़ों बच्चा भरोसा करता है तो वो पॉसिबल हो पाया। तो मैंने कहा उससे यही बात मैंने की थी कि हम मिनिमम आपका अगर भर्ती मिल जाए ठीक से तो हजारों घरों को रोशन करते हैं। तो ये है, बोलेंगे भाई कोई दिक्कत कोई परेशानी? सर इस जर्नी में हम बहुत अच्छे से जुड़े रहे। बहुत थैंक यू दोस्त जुड़ने के लिए। बस ये है कि जो कुछ मैंने सिखाने का प्रयास किया हो उसको जीवन में अप्लाई ज़रूर करना, और नहीं तो कोई बातों का महत्व ज़्यादा रह नहीं जाता है अप्लाई नहीं करेंगे तो। ओके, ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। 3 बजे के सेट में हर रोज़ जुड़ रहे होंगे। जो भी कुछ है, जितना भी आप सबने देखा, सब हमने नोट किया है। जो भी चीज़ें आप जाती हैं मैं 3 बजे के सेट में उन सबको शामिल कर लूँगा। ओके भैया, सरकारी योजनाएं भी ऐड कर लेंगे। और बताओ, सरकारी योजनाएं भी ऐड कर लेंगे उसी में। ओके, बस रिवीजन अच्छे से करना उन सेट्स का। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कोई और टॉपिक हो तो लिख देना आप अभी अभी अपने टॉपिक, है ना। देख लो बच्चों का 2 मिनट और लाइव है। हम 2 मिनट में आप टॉपिक कोई चाहते हैं कि जिसको मैं शामिल करूं, या आप किसी भी थ्रू यहाँ भेज दीजिए, और कहीं मत भेजना, यहीं। बाकी मैं शामिल कर भी लूँगा। आप नहीं भी भेजोगे तो आपके लिए जो ज़रूरी चीज़ें मैं शामिल कर लूँगा। ये बस आपके सेटिस्फेक्शन के लिए है। बहुत बढ़िया सर, हम तामुम्र जुड़े रहेंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल जुड़े रहेंगे भाई। ठीक है, बाकी टॉपिक्स की वीडियो मैं बना दूंगा लास्ट टाइम पे, आपको किन टॉपिक्स को अपना महत्व देना है। ठीक है, अभी जल्दी बना दूंगा 2-3 दिन में ही वीडियो। ओके, तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। और घर भी सबसे नमस्ते बोलना, दिखाना वीडियो यहाँ पर मम्मी पापा सबको। और मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो बच्चा आपको वीडियो दिखा रहा है, माता जी, पिताजी, ताऊ जी, चाचा, मामा, जिनके भी संसर्ग में आप हो, बड़े भाई बड़ी बहन, ये इस बच्चे का ध्यान रखिए और इसको थोड़ा डांटिए अगर ये अपना समय खर्च करता हो। और अगर ये समय खर्च नहीं करता, बहुत पढ़ता है, तो इसका सिलेक्शन तब तक जब तक भी ना हो आप इसका सहारा बनना। ये कहना इससे कि बच्चे हो जाएगा, कोई बात नहीं। क्योंकि कई बार देर भी हो जाती है, बच्चा बहुत मेहनत भी करता है और कई बार इस बात से डरता है कि माँ बाप क्या बोलेंगे, तो घर में पिताजी या माताजी क्या बोलेंगे। तो आपको इसका सहारा बनना है। बस ये देखना है बच्चे, तू अपना समय खर्च मत कर और हम तेरे साथ हैं। ठीक है, फालतू की चीज़ों पे समय मत खर्च कर। बाकी हम तेरे साथ हैं, जो भी तू राह पकड़ेगा, जैसे भी मेहनत करो वो मेहनत करो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ एक दिन ये आपको चमकाएगा। ठीक है, आपका सम्मान जो है ये बढ़ाएगा उस गांव में, उस मोहल्ले में, उस शहर में, जहाँ भी आपके नज़दीकी रिश्तेदारों में ये सम्मान बढ़ाएगा। और बस यही कहना चाहूँगा, आपको अपनी जो जॉब लेनी है वो अपने खुद के सेल्फ के डेवलपमेंट के लिए, स्वयं के विकास के लिए, पड़ोसियों के लिए नहीं, उनको जलाने के लिए, उनके घर मिठाई भेजने के लिए नहीं। आपको खुद की तरक्की करनी है। क्योंकि दोस्त आप बहुत कामयाब भी हो जाएंगे ना, तब भी लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे। बहुत सारे लोग तो भगवान से भी ईर्ष्या करते हैं। तो आप कितने भी बड़े हो जाओ, आप ये मत सोच लेना कि लोग आपसे ईर्ष्या करना बंद कर देंगे। इसीलिए और लोगों पे ध्यान ना दे करके अपनी खुद की तरक्की पे ध्यान दो कि आपका खुद का विकास कैसे होगा, आपके जीवन के लिए ज़रूरी चीज़ क्या है। ये आपके लिए ज़रूरी है, वो काम करना है। और वो काम सही और नैतिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे लिए ज़रूरी है तो मैं गलत काम कर दूँ, नहीं, वो कार्य नैतिक भी होना चाहिए। तो यही मैं चाहूँगा कि ये फैमिली का सपोर्ट आपको मिले। और सबको नमस्ते, और एक दिन अच्छा दिन आएगा। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।